नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 5 जुलाई सीटेट 2020 की परीक्षा निकट है और मेरी क्लास शुरू हो चुकी है। पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, भाषा शिक्षण यानी कि पेडागोजी की हिंदी शिक्षण की जो क्लास थी वो कल से शुरू हो चुकी है और जिसका अगला भाग आज शुरू हो रहा है। तो वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे तभी आपको बेहतर समझ आएगी। जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप समझिए कि प्रश्नों को बहुत सलीके से और बहुत तरीके से आप कर पाएंगे, जिससे कि आपका सीटेट का स्कोर अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहनत के साथ और लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। हम बात करते हैं, कल हमने भाषा की परिभाषा के साथ साथ मैंने पूरे सिलेबस का परिचय दिया। सिलेबस के बाद में हमने भाषा के रूपों की चर्चा की थी, यानी कि भाषा के जो 3 रूप हैं कि भाषा को सबसे पहले यानी मौखिक रूप आता है, लेकिन उसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। यानी वास्तविक रूप का मतलब है कि उसका कोई लिखित रूप नहीं। तो अगर भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना है तो उसके लिए उसका लेखन बहुत जरूरी है। जबकि भाषा का वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो 2 स्वरूप हैं, एक वाणी और दूसरा लेखन। तीसरा संदर्भ इसमें आता है कि पहले प्राचीन समय में लोग संकेतों में बात किया करते थे, इशारों में भी बात किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने संकेत में बात करना जारी रखा, लेकिन सैद्धांतिक रूप जो है इसको नहीं मिल पाया। सैद्धांतिक रूप सिर्फ मौखिक भाषा को और लिखित भाषा को ही दिया गया। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगला जो होगा हम भाषा के अभिलक्षणों की बात करेंगे, यानी कि भाषा की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाषा का एक अभिलक्षण यह होता है कि भाषा ध्वनियों, चिन्हों, शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। यानी भाषा संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन भाषा की अभिव्यक्ति जो विचारों के द्वारा की जाती है, यानी वाणी के द्वारा की जाती है, उसके लिए यहाँ पर ध्वनियों का समूह होगा, ध्वनि यानी वर्णों का समूह होगा, और शब्दों का समूह होगा और वाक्यों का उससे निर्माण होगा। और फिर वाक्य से धीरे धीरे हम पूरे एक कहानी के रूप में उसको अभिव्यक्ति करना शुरू कर देते हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और जैसा कि हम सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, यानी जिसमें बालक को केंद्र मान करके भाषा के विकास की हम बात करते हैं, जैसा कि बच्चा भाषाई परिवेश को किस प्रकार से ग्रहण करता है। बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए, जैसे आप अगर जानते होंगे तो विदेशों में बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है। फॉरेन कल्चर के जितने भी बच्चे होते हैं एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इसका थोड़ा सा हमें भुगतना भी पड़ता है खामियाजा थोड़ा सा। तो अब आइए हम देखते हैं भाषा के अभिलक्षणों की बात करते हैं, यानी कि विशेषताओं की बात करते हैं। तो जैसे ही बच्चा विद्यालय परिसर में प्रवेश करे या बच्चा समाज में पहुंचे तो उस पर भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की प्रथम भाषा मातृभाषा हो सकती है, यानी मातृभाषा प्रथम भाषा या प्रथम भाषा मातृभाषा हो सकती है, मतलब दोनों संदर्भ ये एक साथ चल सकते हैं। तो बच्चा अपनी मातृभाषा को प्रेफर करता है सबसे ज़्यादा, समाज हो, स्कूल हो, जहाँ पर भी वह जाएगा। तो अभिलक्षणों में जब बच्चा अपनी माँ से अपनी मातृभाषा की शुरुआत करता है और मातृभाषा में ही वह भाषा का अर्जन शुरू करता है नाम चामस्की के द्वारा, कि भाषाएं यानी भाषा का अर्जन जो है ये जन्मजात होता है। तो अभिलक्षण में देखिएगा, इसमें हमने सबसे पहला लिखा हुआ है, यानी कि बच्चा 3 साल या उससे पहले ही अपनी मातृभाषा के मूल रूप से परिचित हो जाता है। भाषा में बच्चे के संदर्भ में अगर देखें हम थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे,
बच्चा जो है जन्म से ही उत्तेजित होता है, यानी बच्चे में उत्तेजना बहुत होती है, हर चीज को जानने की जिज्ञासा बहुत होती है। यानी जब बच्चा घर परिवार के लोगों से मिलता जुलता है तो उसमें यानी धीरे धीरे चीज़ों को जानने की उसके अंदर उत्तेजना होती है और जिज्ञासा होती है। वह जब कलरफुल चीज़ों को देखता है तो अपनी भाषा को वह कुछ इस तरीके से क्रंदन करके, क्रंदन आप समझ सकते हैं, क्रंदन होता है एक तरीके से कि जब बच्चा ऊ करके या ही करके या घू करके या करके, मतलब इस तरीके से जब वह क्रंदन करता है मतलब वह अपनी भाषा की अभिव्यक्ति कर रहा होता है, अपने विचारों को वह व्यक्त करना चाह रहा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय अगर हम देखें तो सामाजिक नहीं होता है, क्योंकि अभी उसका समाज से कोई भी सामना नहीं हुआ, अभी छोटा है बच्चा। तो बच्चा जन्म से इन सभी स्थितियों को लेता है, यानी जो जो चीजें उसके आसपास के वातावरण में हो रही होती हैं उनको सबको वह ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो भाषा के विलक्षण में बच्चा 3 साल या उससे पहले ही अपनी मातृभाषा के मूल रूप से परिचित हो जाता है। भाषा का मूल रूप क्या है? यानी जो कि उसके घर परिवार समाज या आसपास के वातावरण में बोली जाती है। मातृभाषा यानी जो हमारी माँ से शुरू होती है, बच्चे की माँ से शुरू होती है और उसके घर परिवार समाज तथा आसपास के वातावरण में जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। और बच्चा उन सभी अपनी पृष्ठभूमि की मातृभाषाओं से मूल रूप से परिचित हो जाता है, ऐसी ये विशेषता है। दूसरा संदर्भ अगर हम देखें, भाषा में समाज को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, यानी भाषा के द्वारा ही हम यह कह सकते हैं कि किस क्षेत्र का समाज किस प्रकार का समाज है, यानी कौन कौन से क्षेत्रों के समाज में हम किस किस प्रकार के लोगों की चर्चा कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है भाषा जो होती है ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, यानी उसकी जो वाणी है, उसके मुखार बिंदु से जो वाणी निकलती है उससे उसके पूरे व्यक्तित्व का यानी उसके पूरे समाज का की अभिव्यक्ति हो जाती है कि यह किस प्रकार के समाज से संबंध रखता है। तो आप इस चीज को समझेंगे कि भाषा समाज को अभिव्यक्त करने की, भाषा में समाज को अभिव्यक्त करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है। यानी भाषा एक वृहद रूप है, भाषा का जो रूप है ये सार्वभौमिक है, भाषा एक वृहद रूप में चलती है और भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन कभी भी अपने मूल रूप को यह नहीं छोड़ती है। अभी हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। यदि बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए, यदि बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं तो वह आसानी से नई भाषा को सीख सकता है। यानी जैसे कि अगर कोई बच्चा है और वह बंगाली पृष्ठभूमि से है, या मान लीजिए कि वह मराठी पृष्ठभूमि से है, या मान लीजिए कन्नड़ पृष्ठभूमि से है, और अगर बच्चे को हिंदी परिवेश में रखा जाए यानी उसके लिए प्रयास किया जाए, 2 संदर्भ आप सीखेंगे यहां पर, एक अधिगम और एक अर्जन। अधिगम का मतलब भी सीखना होता है, लेकिन इस सीखने के लिए प्रयास करना जरूरी है। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो अधिगम प्रयासरत होता है, यानी प्रयास से किया जाता है, सीखा जाएगा। अर्जन स्वतः हो जाता है, यानी जो जो चीजें हमारे परिवेश में हमारे समाज में हो रही हैं उनको हम लगातार सीखते चले जाएंगे। तो बच्चा नए परिवेश में जैसे ही प्रवेश करेगा या नई अगर उसे अवसर दिए जाएं तो वह नई भाषा को बहुत आसानी से सीख लेगा। ये बच्चे की उत्तेजना या जो उत्सुकता होती है यह प्रकट करती है, क्योंकि बच्चा हर किसी नई चीज को पाने के लिए उत्सुक रहता है और हर किसी नए प्रयोग में या नई चीज को, जैसे छोटे बच्चे होंगे आपके घरों में देखा होगा, कहेंगे अरे ये मम्मी ये क्या है, या पापा जी ये क्या है, या दादाजी ये क्या है, तो आप उत्तर देते देते परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता है, लगातार उसके प्रश्न पे प्रश्न बनते जाते हैं। आप सब कभी कभी तो ऊब जाते होंगे और उसको डांट देते होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको आप प्रोत्साहित करें, उसको मोटिवेट करते रहें और नई नई चीजें उसको सिखाते रहें। तो ये यदि बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं तो वह आसानी से नई भाषा सीख सकता है। यह भाषा का एक गुण होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा जो है ये जीवन की पूरी विभिन्न स्थितियों को साधती है। किस प्रकार से साधती है? यानी कि आप अगर आप किसी ऐसे हुड़दंग वाले परिवेश में पहुंच गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर लोगों को आप अपने उसमें करना चाहते हैं, अगर आप लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं या भाषा की वाक्पटुता आपके अंदर अच्छी है तो पूरी की पूरी भीड़ को आप उसमें अपने बस में कर सकते हैं। मतलब भाषा का एक ऐसा प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे आपके जीवन की स्थितियां बनती जाती हैं भाषा उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग करती है। और भाषा एक ऐसा मुखार बिंदु जो मुख से निकली हुई वाणी है आपकी, वो आपको महान भी बनाने का कार्य करती है। तो भाषा कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ आप ये ना समझें कि भाषा एक विषय वस्तु के रूप में एक विषय है, नहीं, ये व्यक्ति का एक ऐसा आचार विचार है, एक ऐसा आचरण है जो कि पूरे समाज में आपकी आपका जो व्यक्तित्व है उसको पूरा परिलक्षित करने का काम करती है। तो भाषा के मुख्य दो स्वरूप माने जाते हैं। कौन कौन से स्वरूप हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया था, भाषा के मुख्य दो स्वरूप हैं, वाणी और लेखन। यानी अपनी बात को आप वाणी के द्वारा यानी कि बोल करके आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और लिख करके यानी कि लेखन के माध्यम से आप अपनी भाषा को बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा लिखी गई भाषा के द्वारा या बोली गई भाषा के द्वारा यह पहचान सकता है कि आप किस प्रकार का अपना व्यक्तित्व रखते हैं, किस प्रकार के समाज से आप अपना संबंध रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे में इस तरीके की चीजें धीरे धीरे डेवलप करना, जिससे कि वह भाषाई परिवेश को बहुत सुगमता से और साफ स्वच्छ परिवेश को ग्रहण करे। मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। यानी मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। किस प्रकार की? अर्जन की। यानी अर्जन करने की क्षमता जो होती है ये जन्मजात होती है। यानी जैसे बच्चा पैदा होता है तो वह धीरे धीरे समाज परिवेश में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उनको धीरे धीरे सीखता रहता है। जैसा घर में बोला जाएगा, जिस प्रकार से मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे, दादाजी, पिताजी और आसपास के लोग बोलेंगे, उसी प्रकार के परिवेश में वो आ जाता है और उसी प्रकार के शब्दों को वह बोलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो जन्मजात भाषाई क्षमता है अर्जन की, यह जन्मजात होती है। ऐसा हमारे नोम चॉम्स्की के द्वारा भी कहा गया। सीधे लगातार प्रश्न पूछा जाए, ये सीधे स्टेटमेंट आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, यही चीज आपको समझना है ध्यान से। भाषा द्वारा ही विचारों की प्रस्तुति होती है। भाषा के द्वारा ही आप क्या कहना चाहते हैं किसी को, चाहे संकेत हो, चाहे लिखित हो, चाहे वह वाणी यानी कि मौखिक रूप में हो, उसको आप विचारों की प्रस्तुति के माध्यम से आप कह सकते हैं। भाषाई अर्जन स्वाभाविक होता है। भाई आप कहीं रहेंगे, किसी भी समाज में रहेंगे, वहां की भाषा आपको सीखना ही सीखना है। अगर मान लीजिए कोई हिंदू पृष्ठभूमि का बच्चा है और अंग्रेजी पृष्ठभूमि या बंगाली पृष्ठभूमि में या मराठी पृष्ठभूमि में रहता है तो वहाँ का परिवेश उसको जैसे मिलेगा, और वह हिंदी पृष्ठभूमि का बच्चा उस पृष्ठभूमि को अपने आप क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो भाषाई अर्जन स्वाभाविक होता, मतलब भाषा का तो अर्जन होना ही होना है, आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो। भाषा का जो मूल रूप है सदैव सुरक्षित रहता है। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है संस्कृत, तो संस्कृत भाषा यानी कि हमारे यहाँ पर अगर प्राचीन रूप से देखा जाए यानी प्राचीन भाषा के रूप में, तो संस्कृत जो है ये प्राचीन भाषा के रूप में। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, पाली, प्राकृत, ये परिवर्तन होती गई, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है और परिवर्तन से ही विकास होता है। जैसे जैसे परिवर्तन होना शुरू हुआ, विकास अपने आप होता शुरू हो गया। प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में यहाँ पर अवहट्ट, तो इसकी चर्चा हमने पहली क्लास में कर ली थी। अच्छा, तो भाषा अपना मूल रूप कभी नहीं छोड़ती, मतलब हमेशा सुरक्षित रखती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात।
यानी भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति के रूप में होती है, ना कि किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति यानी कि या प्राकृतिक संपत्ति होती है। इसका अर्जन किया जाता है और स्वतः अर्जित होती है। तो प्रकार ये सामाजिक वस्तु है, यानी समाज के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। मतलब भाषा जो है ये प्राकृतिक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है यह अर्जित संपत्ति है, ये समाज की एक वस्तु के रूप में होती है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, यानी भाषा का रूप स्वरूप बदलता रहता है। कोश कोश पर बानी बदले चार कोस पर बानी, यानी कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, यानी भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। लगातार परिवर्तन इसमें आते रहते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र विशेष में आप बढ़ते जाएंगे भाषा में लगातार परिवर्तन, मृदुता, कठोरता, कड़ापन, खुलापन, ये सभी चीजें आपको भाषा के अंदर मिलेंगी। भाषा को विषय नहीं माध्यम के रूप में देखना चाहिए, यानी कि जो भाषा है ये कोई माध्यम नहीं है। भाषा जो है ये विषय नहीं है, भाषा कोई विषय नहीं है, ये क्या है, माध्यम है। जैसा कि आपने परिभाषा सीखा कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, बातचीत का एक माध्यम है। भाषा मानव विकास का आधार तय करती है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है, बचपन से लेकर आखिरी तक। यानी कि भाषा एक ऐसा आधार तय करता है जिससे व्यक्ति का पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से भाषाएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चे की त्रुटियां जो होती हैं। बच्चे की त्रुटियां अध्यापक की मदद करती हैं कि कोई भी बच्चा किस प्रकार से सीखे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी भी वाक्यांश का या किसी भी कहानी का उच्चारण कर रहा है या पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त उसमें त्रुटियां होती हैं, तो धीरे धीरे यह पता चलता है कि बच्चा कौन सी गलतियां कर रहा है, किस प्रकार की गलती कर रहा है। तो उसमें बच्चे को रोकना टोकना कि बच्चा किस प्रकार से शब्द का उच्चारण करेगा, वाक्य में कहाँ पे पूर्ण विराम लगाएगा, किस प्रकार से वह वाणी का की अभिव्यक्ति या लेखन की अभिव्यक्ति करेगा, वह अध्यापक की मदद करती है। अगर कोई भी बच्चा त्रुटि करता है तो आपको समझ में आया कि बच्चे की जो त्रुटियां होती, लगातार जो बच्चा गलती करता है और अध्यापक किस प्रकार से उसको सहायता प्राप्त होती है कि बच्चे की त्रुटियां किस प्रकार से दूर की जाएं, चाहे वह उच्चारण की हो, चाहे व्याकरणिक हो या भाषा प्रयोग की हो। तो इसके बाद अगला हमारा जो अभिलक्षण है, अगली विशेषता है हमारी, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यानी किसी भी, चाहे वह बच्चा पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य से, क्योंकि भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो अध्यापक का एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जो कि हर पृष्ठभूमि के बच्चे को समझ पाए। इसीलिए अगला जो हमारा चैप्टर है बहुभाषिकता इसीलिए ज़रूरी है। यानी किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा, अगर मराठी पृष्ठभूमि का बच्चा आया है तो शिक्षा उसको मातृभाषा में ही दी जाएगी। यानी भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर कि ये हिंदी भाषी नहीं है तो इसको अब हिंदी में शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए इसकी विशेषता है कि उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर उसकी मातृभाषा से जोड़ करके उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, ये अगला अभिलक्षण है। भाषा के विभिन्न प्रयोग से, यानी जैसे जैसे भाषा के प्रयोग होते हैं, प्रयोग से ही व्यक्ति में या बच्चे में अलग अलग कुशलताएं विकसित हो जाती हैं। यानी जैसे जैसे भाषा का लेवल, यानी भाषा को सीखने का लेवल, भाषा साहित्यिक लेवल पर, यानी चाहे वह साहित्यिक स्तर हो, चाहे वह व्याकरणिक स्तर हो, चाहे वह संगीत का स्तर हो, किसी भी स्तर पर हो, लीडरशिप
का एक स्तर हो, जहाँ जहाँ वक्ता का एक स्तर हो, जैसे जैसे वह जिस स्तर में भाषा का प्रयोग करेगा उसी प्रकार से वह व्यक्ति कुशल होता चला जाएगा, यानी भाषा की कुशलता उसके अंदर बेहतर तरीके से होती जाएगी। भाषाएं एक प्रकार से स्मृति कोश का भी काम करती है। स्मृति कोश का काम कैसे करती हैं, यानी अगर हम देखें जैसे जैसे हमने कहानी पढ़ी कोई भी और किसी का लेख पढ़ा हमने, तो उसमें भाषा की ही सुगमता होती है, भाषा की ही सरलता होती है, भाषा का की ही परिमार्जितता होती है, जिसको हम देख देख करके उसमें अनेक स्मृति कोश यानी कि हमारे दिमाग में अनेक भाषाओं के वाक्यों के रूप में विचार बैठ जाते हैं और जो लगातार हमारे समय समय पर काम आते हैं। बच्चे के संदर्भ में भी ऐसा ही। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व है उच्चारण की स्पष्टता। भाषा को बोलना यानी भाषा या वाणी का उच्चारण प्रमुख होता है, यानी किसी भी वाक्य का संदर्भ बोलना, वाक्य का एक सीक्वेंस सही होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए, वाक्य या शब्द का या ध्वनि का उच्चारण सही रूप में होना चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि भाषा शुद्ध और सही और सुगम और सरल शैली के रूप में व्यक्त की जा रही है। अर्थात मुख्य तत्व है उच्चारण की स्पष्टता। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों को जोड़ने का उत्तम साधन है, यानी भाषा से ही कई ऐसे लोगों को जीता जा सकता है। बड़े बड़े संत, महात्मा, कवि और जो भी विचारक हैं वो अपने विचारों के द्वारा, अपनी बात के द्वारा, अपनी वाक्पटुता के द्वारा ही लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, यानी अपनी उस आवाज़ को उन तक पहुंचाते हैं जिससे कि लोग उन तक खींचे हुए चले जाते हैं। अर्थात भाषा हमेशा सोचने के लिए, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और चीज़ों को एक दूसरे से नहीं कि जुड़े बिछड़े हुए लोगों को मिला देती है, ठीक है, और मिले हुए लोगों को भी बिछड़ने का मतलब काम कर देती है। तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों को जोड़ने का, थोड़ी सी हंसी आएगी आपको, लेकिन भाषा यानी हिंदी एक ऐसा विषय के रूप में है जो आप सभी को किस प्रकार से जोड़ने का काम करता है। देखिएगा, मतलब इसको आप हृदय की सार गर्भिता से पढ़ने की कोशिश तो करिए। तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों को जोड़ने का एक उत्तम साधन होता है। बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ने का काम करती भाषा, यानी भाषा में अगर मधुरता आ जाए, मृदुता आ जाए। भाषा अध्ययन में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसका एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। जब आप त्रुटि करेंगे, कोई आपको टोकेगा, कोई आपसे सीनियर, आपका अध्यापक यानी कि छोटे, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे के जो गार्जियन हैं, बच्चे के जो माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, वो जब देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार से गलती कर रहा है तो जो त्रुटियां होंगी वो हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने की एक पूर्ण रूप से प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जिसमें भी आप देखेंगे, जैसे भाषा के संदर्भ में देख रहे हैं आप, भाषा अध्ययन में त्रुटियां जो होती हैं वो भाषा को सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा के रूप में मानी जाती हैं। बच्चे विद्यालय शिक्षा के प्रारंभ से ही भाषाओं की जटिलता यानी कि भाषा की जो जटिलता है उसको आत्मसात करके पूर्ण भाषिक क्षमता का विकास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने में, अपनी वाणी को लिखने में, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने में, किसी भी कहानी को पढ़ने में, किसी भी काव्य कविता को पढ़ने में, हम लोग अभी पढ़ेंगे भी कि काव्य कितने प्रकार का होता है, साहित्य कितने प्रकार का होता है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आता जाएगा वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो बच्चे कठिनाई पहले शुरुआत में महसूस करते हैं और धीरे 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 वह भाषा का जो एक स्तर होता है उसमें पूर्ण भाषिक क्षमता का विकास कर लेते हैं। भाषाएं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बनती हैं, यानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उससे कई सारी जुड़ी हुई चीज़ें जो समाज में परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं वो भाषा को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं और समाज के द्वारा ही तो हम अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही करते हैं, समाज के द्वारा ही अच्छी और बुरी सभी चीज़ों को सीखते हैं। भाषा को सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण का होना आवश्यक होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया। समृद्ध भाषिक वातावरण, इनमें से 3 आपको दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, एक इसका अभिलक्षण कहीं से हटा देगा, 3 सही रूप में होंगे, गलत होगा वही आपका ऑप्शन होगा। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो
ये आप सारा एक बार अभी मैं पूरा दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जो इसके पिछले वाले थे वो भी आप ले लीजिएगा। इसके पिछले जो अभिलक्षण है, विशेषताएं, ये आगे की विशेषताएं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने कॉपी पेन लेकर के आप नोट भी इसको कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाषा को सीखने के लिए बच्चे के संदर्भ में अगर हम देखें तो समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, यानी जहाँ पे भाषा की शैली सुगमता पूर्ण सरल रूप से बोली जाती हो। जैसे बच्चा मान लीजिए गाली गलौज के माहौल में पहुँच गया तो गाली गलौज सीख जाएगा, यानी अभद्रता पूर्ण भाषा सीख जाएगा जैसे जैसे वह जिस परिवेश में जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी कथन होता है कि समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी भाषा का जो वातावरण हो वो साफ और सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है, यानी प्रत्येक जो कक्षा होती है वो भाषा की कक्षा होती है। भाषा में उच्चारण की स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। बिना भाषा की किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया जा सकता, इसको आप याद रखिएगा, चाहे वह किसी भी विषय की कक्षा हो। भाषा कोई विषय नहीं है, विचार का सिर्फ माध्यम है। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे यहां पर हम देखेंगे मनुष्य में भाषाई क्षमता, मनुष्य में, ये सब स्टेटमेंट के आधार पर होंगे। मनुष्य में भाषाई क्षमता किस प्रकार से होती है, ये यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया हुआ है। मनुष्य में भाषाई क्षमता किस प्रकार से होती है, तो भाषा सिखाई जाती है, जन्मजात होती है, नहीं होती है, सीखनी पड़ती है। तो अब ये चार ऑप्शन आपके दिए हैं। इन चार ऑप्शन में अभी मैंने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है कि भाषा जो होती है ये जन्मजात होती है। ये नॉम चॉम्स्की का कथन भी है। तो यह जन्मजात है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हम लोग इसके जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही आपको एक बेहतर कॉम्पिटिटर बनाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर अभी भाषा के रूप देखे थे कि 3 रूप होते हैं, और इसके बाद में हम अभी देख रहे हैं कि भाषा का संदर्भ जो है कि प्रयोग के आधार पर किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रयोग होते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। के रूप प्रयोग के आधार पर बच्चा या व्यक्ति या मनुष्य किस प्रकार से करता है। तो इसके लिए सबसे पहला है राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा। नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर टंग। यानी कि माता के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है, यानी कि प्राप्त होती है, ये 3 रूप प्रयोग के आधार पर। अब इसमें राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा इसको नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग, और लिंगुआ फ्रांकोआ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका जो डिटेल है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग सभी बोर ना हो, इसलिए मैं पार्ट में बना दे रहा हूं। तो आप सभी को इसकी बेहतर जो जानकारी है उसको अगली क्लास में हम देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।